हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर और आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर। एक बार मुझे बताइएगा ज़रूर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप सभी तक, उसके बाद ही हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे, राइट? एक बार बता ज़रूर दीजिएगा मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा है और वीडियो भी क्लियर आ रहा है। आज हमने एक नया चैप्टर पढ़ना है, दैट इज़ MS एक्सेल। जैसे कि आप सभी को मैंने कल बताया था, पावर पॉइंट कंप्लीट हो गया है, उससे पहले हमने वर्ड कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे MS एक्सेल। ठीक है जी। चैप्टर कौन सा है आप लोगों का? MS एक्सेल। एक्सेल हम क्यों इस्तेमाल में लेते हैं? एक्सेल हम इसलिए इस्तेमाल में लेते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस का जो वर्क है वो आसान हो जाए, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, MS एक्सेल को यूज़ में लेते हैं गाइस। ठीक है, ओके। चलो, MS एक्सेल में हमें क्या समझना है? जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे पास क्या होती है, शीट होती है। हम जिस पर भी काम करते हैं MS एक्सेल में वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है शीट। ठीक है, इस तरीके की क्या होती है गाइज, आप लोगों के पास शीट होती है और इसी शीट पर हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, है ना। इसी शीट पर हम लोग वर्क जो है वह करते हैं अपना। ठीक है, राइट। ये क्या है, हमारे पास शीट्स होती हैं और इन्हीं पे हम लोग वर्क जो है वह अपना कंप्लीट करते हैं, राइट। क्लियर है आप सभी को इतना? अब क्या होता है ना, जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं मालूम होती है, बट फिर भी हमें पढ़नी है क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर है। तो एक्सेल का जो वर्क होता है वो क्या होता है, वो कैलकुलेशंस के लिए किया गया, है ना, कैलकुलेशंस, ताकि मुझे अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का कैलकुलेट करना है, सम निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड निकालना है, कुछ भी करना, मैं इजीली कर पाऊँ, है ना, मैं आसानी से कर पाऊँ। तो इसीलिए कैलकुलेशंस आती है, चाहे सम हो गया, चाहे सब्ट्रैक्ट हो गया, वट एवर इट वॉज। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे और पूछता भी है तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछे कि लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हो, क्या वही, जब आप लेफ्ट टू राइट को मूव करोगे तो आप इसको क्या बोलोगे? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट की तरफ जब आप मूव करेंगे तो आप इसको क्या कहेंगे? और आप जब टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो आप इसको क्या कहेंगे? टॉप टू बॉटम। अगर ध्यान से क्लास ली होंगी पिछली तो उसमें मैंने कहीं ना कहीं बताया भी है। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हो तो आप इसको बोलोगे रो। क्या बोलोगे गाइस? रो बोलोगे। ठीक है, और अगर आप टॉप टू बॉटम चल रहे हो तो आप इसको क्या बोलोगे? कॉलम। ठीक है, पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए, रो और कॉलम क्या होते हैं। अगर आप लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप इसको बोलेंगे रो, और टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो आप इसको बोलोगे कॉलम। ठीक है गाइस, यहाँ तक होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा, अब इतना समझ में आ गया। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सेल एक्टिव रहता है? बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम समझें सेल कौन सा एक्टिव रहता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये वाला जो सेल है ना गाइस, वो एक्टिव रहता है। ठीक है, ये वाला जो सेल है जहाँ मैंने ब्लू कलर से अलग से हाईलाइट करा है, ए भगवान, ये क्या रहता है? एक्टिव रहता है। क्लियर? नमस्कार सुजल। ठीक, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पहला वाला सेल है इसको मैं क्या बोलूँगी? जो मैंने ब्लू कलर से मार्क करा है इसको मैं बोलती हूँ भाई, क्या इसको मैं बोलती हूँ? सेल। क्या कहूँगी? सेल। अब यही क्या रहेगा? ये कहलाएगा A1। ठीक है, A1 अभी बताऊंगी ये A1 क्यों कहलाता है। ठीक है, बट आप समझिएगा बाय डिफ़ॉल्ट जो आप लोगों का ओपन रहेगा और एक्टिव रहता है जब भी आप काम करते हैं तो आप काम करेंगे A1 में, और एक समय पर एक ही सेल
एक्टिव रहता है, सभी के सभी नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं यहाँ पर काम कर रही हूँ, या फिर मैंने क्या करना चाहा, यहाँ पर काम करना चाहा, यहाँ पर काम करना चाहा, ओहो ये क्या हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करना चाहा, मैंने यहाँ पर काम करना चाहा है। ये अपनी मर्जी से चल रहा है आज बोर्ड। ठीक है, मैंने क्या चाहा, मैंने यहाँ पर काम करना चाहा। तो एक समय में एक ही सेल एक्टिव रह सकता है, सभी के सभी नहीं। जिस पर मैं कार्य कर रही हूं ना वही क्या रहेगा, एक्टिव, बाकी सारे डीएक्टिव, बाकी सारे डीएक्टिव रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन एक बार मैं आपको क्या दिखा देती हूँ, एक बार मैं आपको एक्सेल जो है वो शो करके दिखा देती हूँ ताकि आपके समझ में आए हम बात किसकी कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देता है, और आप जब इसको ओपन करोगे, आप जब इसको ओपन करोगे तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी एक्टिव है। इसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। ये देखो गाइस, ठीक है। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव है वो कौन सी एक्टिव है, आप खुद बताओगे। मैम A1 जो है वो एक्टिव रहती है। अच्छा ज़्यादा ही जूम कर दिया मैंने इसको, देखो अब दिखाई दे रही है वो A, और इसके नीचे ग्रीन सा अलग से हाईलाइट हो रहा है, और कोई हाईलाइट नहीं हो रहा। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहेगा वो फर्स्ट सेल एक्टिव रहता है। दिस इज नोन एज A1, और हम हमेशा इस तरीके से एड्रेस देते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे, ना कि हम ऐसे ऊपर जाएंगे। तो हमारा जो शेप बनेगा वो उल्टा L बनेगा एड्रेस देने का हमेशा। इधर होंगे तो इधर भी ऐसा, इधर होंगे तो इधर भी ऐसा, इधर होंगे तो इस तरीके से ही एड्रेस देंगे। ठीक है, पहले हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं और फिर हम लोग नंबर लिखते हैं। यही सवाल आपसे सीजीएल के एग्ज़ाम में 2022 में पूछा गया है। ठीक है, यही चीज़ आपसे सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछी गई है भाई। ठीक है, अच्छा मैम, जो आप काम कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, जहाँ भी आप कुछ लिखना चाह रहे हो या आप काम कर रहे हो, तो ये जो शो होगा लिखा हुआ है ना, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नेम बॉक्स। और ये कहाँ होता है, नेम बॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ये वाला पोर्शन जो है वो नेम बॉक्स का होता है। आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, नेम बॉक्स या फिर एड्रेस बॉक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेम बॉक्स। जब भी आप सेल में काम कर रहे हो, तो बाहर चला गया, चलो कोई बात नहीं है, आप यहाँ तक ही देखो, FF तक लिखा है। आप जब भी इसमें कुछ राइट कर रहे हो तो ये आपको नेम बॉक्स और एड्रेस, नेम बॉक्स और एड्रेस बॉक्स के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, किस में दिखाई देगा, नेम बॉक्स और एड्रेस बॉक्स में दिखाई देगा। ठीक, चलो यहाँ तक समझ में आया, ओके क्लियर है, होप यहाँ तक आपको। गुड आफ्टरनून रोमा। ठीक है, क्लियर, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है मैम, देखो अगर हम काम कर रहे हैं तो सेल में काम करते हैं। जब भी हम किसी में काम कर रहे होंगे तो वो सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, ये कहलाएगा सेल। और सेल जो है वो रो और कॉलम से मिलकर बनेगा, है ना। ये क्या है, आपकी कॉलम जा रही थी और इधर रो आ रही थी, तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल। और इसी सेल के अंदर जब भी हम कुछ राइट करते हैं तो वो आपका नेम बॉक्स और एड्रेस बॉक्स के अंदर शो होता है। ठीक है, देखिए आप कुछ भी लिखते हो, पहले तो लिखना बाय डिफॉल्ट जो एक्टिव रहता है सेल, बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेल क्या कहलाता है, A1 कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी शीट है, और शीट को हमने कुछ इस प्रकार समझने की कोशिश करी है। यहाँ पर लिखा है A और यहाँ पर लिखा है 1 2 3 B C D ऐसे लिखे हुए हैं।
तो जब भी हमारे पास एक्टिव रहेगा तो ये प्रथम वाला सेल रहेगा गाइस, दिस इज नोन एज A1। तो A1 भी कैसे शो होगा, A1 ऐसे शो होगा आपका जब आप उल्टा L लेकर एड्रेस लिखोगे, ठीक है। ये वाला सेल एक्टिव रहता है। तो इसी की बात हो रही है कि बाय डिफॉल्ट आपका जो एक्टिव सेल है वो कहलाएगा A1, ठीक है। अच्छा, अब ऑल्सो नोन एज, अगर हम बात करें जो भी आप इसके अंदर एड्रेस लिख रहे हो, है ना, जो भी आप क्या कर रहे हो, कुछ भी आप इसके अंदर डेटा एंटर कर रहे हो, डेटा एंटर कर रहे हैं, करते हैं, तो वह कहाँ दिखाई देता है, वह हमें एड्रेस बॉक्स में दिखाई देता है, एड्रेस बॉक्स में दिखाई देगा, ठीक है। या फिर मुझे कहाँ दिखाई देगा, एड्रेस बॉक्स के अलावा नेम बॉक्स में शो होगा, नेम बॉक्स में शो होता है, जो मैंने अभी आपको बताया भी सही, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम समझते हैं कुछ अन्य फैक्ट्स को, अब ये क्या कहलाएगी गाइस, एक शीट कहलाएगी, है ना, क्या कहलाएगी, आप लोगों की शीट कहलाएगी। अब मैं इसको सेव करना चाहूँ तो सेव करने के लिए अगर किसी, मैं क्या कर रही हूँ, शीट को सेव करना चाह रही हूँ, यानी कि फाइल सेव करना चाह रही हूँ, तो कैसे होगा, बाय डिफॉल्ट जब तक नाम नहीं दूंगी तो बुक वन नाम से सेव होगा। किस नाम से सेव होगा जी, बुक वन नाम से सेव होगा। अब कुछ फैक्ट्स को समझ लेते हैं गाइज। व्हाट इज दिस कॉल्ड, एक शीट है, ये शीट कहलाती है स्प्रेड शीट, जो हमने पीछे समझी है, ये क्या कहला रही है, ये कहला रही है स्प्रेड शीट, है ना। ये पूरी क्या कहला रही है, ये कहलाएगी मेरे पास स्प्रेड शीट। क्या कहलाएगी जी, ये पूरी की पूरी मेरे पास स्प्रेड शीट कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाएगी, स्प्रेड शीट, ठीक है। ऐसे स्प्रेडशीट मेरे पास बहुत सारी होंगी, बहुत सारी होंगी, 1 2 3 10 15 50 बहुत सारी हो सकती है ना। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है स्प्रेड शीट। और स्प्रेड शीट या फिर ये कहलाएगी वर्कबुक, दो चीज़ों से कहलाएगी, या तो स्प्रेडशीट या फिर वर्कबुक कहलाती है, ठीक है। या तो स्प्रेडशीट या फिर वर्कबुक, जो आपका कंटेंट है, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जहाँ पर आप डेटा एंटर करवा रहे हो, उसको सेव करवा रहे हो, दिस इज नोन एज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट कहलाएगी, या फिर आप लोगों की क्या कहलाएगी भाई, वर्कबुक कहलाती है, वर्कबुक कहलाती। एक शीट की बात हो रही है गाइस, किसकी बात हो रही है, एक शीट की बात हो रही है जिस पे आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है। तो वर्कशीट से क्या होगा आप लोगों का, यहाँ अगर हम समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँगी वापस से मैं, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं पहले, ये सब हट जाएगा, ठीक है। ये शीट है, देखो ये रही शीट, क्या है, यहाँ पे एड्रेस दे रखा है शीट का, कि आप एक शीट पर काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, एक शीट पर काम कर रहे हो। आप इंक्रीज करना चाहते हो, प्लस का बटन दबा दो, फिर प्लस 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 आप करते जाओ, ऐड होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बसंत है, तो बसंत नाम की एक शीट है मेरे पास, ठीक है। फिर एक मेरे पास यहाँ पे रोमा है, तो रोमा नाम से शीट है। एक क्लास में आशुतोष है, तो आशुतोष नाम की एक मेरे पास क्या शीट है। एक गुड्डू है क्लास में, तो गुड्डू नाम से शीट है। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास हैं उनके नाम की मेरे पास मैंने शीट सेव कर ली, और मैं इसे एडिट कर सकती हूँ जैसे नॉर्मली मैं नाम बदल रही होती हूँ। तो वर्कबुक क्या कहलाती है, वर्कबुक अगर हम समझें तो मैंने वर्कशीट लिख दिया, एक सेकेंड रुकना, एक मिनट, वर्कबुक, ठीक है। अच्छा, वर्कबुक क्या होती है, वर्कबुक कई वर्कशीट तथा चार्ट का कलेक्शन कहलाती है। यही हम वर्कबुक को समझे, तो वर्कबुक क्या होती है, वर्कबुक कलेक्शन ऑफ शीट्स क्या कहलाएंगी मेरे पास, वर्कबुक कहलाएगी। सिंगल शीट हटा दो यहाँ से, पहले यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है। वर्कबुक कहलाती है कलेक्शन ऑफ
शीट्स और समूह शीट्स का, ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया। अच्छा, इसी के बाद अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो सेल मैं किसको बोलूंगी, सेल मैं बोलूंगी इंटरसेक्शन ऑफ, एक मिनट रुको, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपके पास शीट, शीट में आपने क्या करा, ये आपके कॉलम्स हैं, है ना, ये आपके कॉलम्स हैं, और कॉलम्स आप लोगों ने इंटरसेक्ट करवा दिए रो के साथ में, तो ये आपके क्या है, रो है। तो इन दोनों के मिलने से ही क्या बना है मैम, सेल बना है। क्या बना है, सेल बना। तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि इसको मैंने क्यों सेल कहा है। ठीक है, अब सेल की सबसे छोटी यूनिट ही एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है, यही सबसे छोटी इकाई है। तो एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट सेल ही कहलाती है। तो सबसे छोटी क्या होगी मैम, सबसे छोटी हो गई सेल, फिर क्या होगी मेरे पास, फिर होगी वर्कशीट, फिर क्या होगी मेरे पास, वर्कबुक। तो इसकी हायरार्की कैसी चलेगी, सबसे पहले हम देखेंगे सेल के बाद मेरे पास आएगी, सेल से बड़ी क्या है, सेल से बड़ी है मेरे पास वर्कशीट जिसपे मैंने काम करा है, और वर्कशीट से भी बड़ी मेरे पास क्या है, वर्कबुक। देखो बहुत सारी शीट से मिलकर ही तो बुक बनती है ना, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब वापस से एक बार समझ लेते हैं, जब हम इधर जाएंगे तो ये रो है और इधर आएंगे तो हमारे पास कॉलम कहलाते हैं भाई। इसी से हमारे पास क्या बनता है, सेल बनता है, और सेल ही सबसे छोटी एक्सेल की क्या है, इकाई कहलाती है। अभी कॉलम को और हम क्या कहते हैं, कॉलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज टप्पल। पूछा गया है गाइस टप्पल किसको कहा जाता है, तो आप बताना कि कॉलम्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और रो को हम लोग बोलते हैं टप्पल। रो को क्या बोलते हैं जी, रो को हम बोलते हैं टप्पल। बोलो यहाँ तक क्लियर है। इसका एक और नाम, जब मैं रो बोलूं या टप्पल बोलूं तो आपको समझ में आना चाहिए, जब मैं कॉलम और एट्रीब्यूट बोलूं तो भी आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि कॉलम क्या हो गए मेरे पास, एट्रीब्यूट कहलाएंगे, और रो क्या हो गई मेरे पास, टप्पल कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है इसके आगे अगर हम समझने की कोशिश करें, है ना, इसके आगे यहाँ तक हमने समझ लिया, अब क्या होता है कि अगर मैं इस वाले सेल को बड़ा करना चाहूँ, यहाँ तक ले आऊँ, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास पूरा ए इतना सारा बहुत बड़ा सा ब्रॉड हो गया। ठीक है, या फिर मैं डी को ही बहुत बड़ा करना चाहूँ, डी पे सिलेक्ट करा और यहाँ तक खींच के ले गई, ये डी हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्या हुआ मैम, ए की जो वृत्त है ना, वो कितनी बड़ी है। ठीक है, फिर हम बी की तरफ आए तो बी देखा, बी तो छोटा सा ही है। फिर हमने सी को देखा, सी जाना, सी उसके बी के ही बराबर है, यानी कि मैंने बड़ा और छोटा करना शुरू कर दिया। एक बार रुको, वापस से बना देती हूँ। ये ए है, ठीक है, बी को समझा जाए तो बी ये छोटा सा है, वही सी को समझा जाए तो ये भी छोटा सा है, यानी कि ये तो जिसमें मेरा कंटेंट आ जाएगा मैं क्या करूँगी, उस हिसाब से इसको मेंटेन करूँगी। डी मेरे को ज़्यादा कंटेंट लिखना है तो मेरे पास डी क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो गया। तो मैं जो हूँ वो सेल की लेंथ क्या कर सकती हूँ, ब्रेथ को थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकती हूँ। ठीक है,
क्या कर सकती हूँ, सेल की लेंथ को थोड़ा सा एडजस्ट भी यहाँ पर कर सकती हूँ। बट आप ये बोलोगे, सवाल यहाँ निकल कर आएगा कि ये कहलाता क्या है ना। अगर मैं एक सेल को दो में विभाजित कर दूं तो ये कहलाएगा स्प्लिट, और अगर मैं ए और बी को एक साथ मिला दूं तो वो कहलाएगा मर्ज, है ना। अगर मैं ए और बी सेल को आपस में मिलाना चाहूंगी तो वो कहलाएगा मर्ज, और अगर मैं ए को ही आपस में तोड़ना चाहूंगी तो वो कहलाएगा स्प्लिट। क्या कहलाएगा जी, वो कहलाएगा मेरे पास स्प्लिट। ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैंने बताया आपको कि अगर हम काम कर रहे होंगे किसी भी सेल के अंदर तो वही एक्टिव सेल कहलाता है। अगर ये ही एक्टिव है तो ये अलग से ग्रीन कलर का हाईलाइट होगा, और बाकी सब डी एक्टिव कहलाते हैं। तो एक समय में केवल एक ही सेल एक्टिव रहता है। इस लाइन को लिखो, एक समय में केवल एक सेल ही एक्टिव रहता है। आप एंटायर वर्कशीट पर काम कर रहे हो बट एक समय पर एक ही सेल क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहता है, और बाकी सब क्या रहते हैं, रिमेनिंग, और बाकी सब डीएक्टिव। क्या रहेंगे जी, डीएक्टिव रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम समझे एमएस एक्सेल में 2007 तक बाय डिफॉल्ट रूप से वर्कशीट जो होती थी वो कितनी होती थी, 3 होती थी। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो, जब मैंने बसंत रोमा का एग्जाम्पल दिया तो एक शीट यहाँ पे क्या थी, आपकी 3 शीट्स रहती थी 2007 से पहले। 2007 से पहले यहाँ पर जो आपको शीट्स मिलती थी काम करने के लिए, ठीक है, वो शीट 1, शीट 2, शीट 3 कहलाती थी। उसके बाद आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। बट 2007 के बाद आपके पास क्या हो गया, आपके पास एक ही शीट आती है। ठीक है, क्या आती है, 2007 के बाद आपके पास क्या आती है, एक ही शीट आपको मिलती है। पर हाँ, ये नहीं है कि एक ही शीट है तो एक ही शीट में काम करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दे दिया जाएगा कि हाँ आप और ऐड करना चाहते हैं तो करिए, बेहिचक होकर क्या करें, तो आप ऐड करें। तो 2007 से पहले हमें 3 शीट्स देखने के लिए मिलती थी, और 2007 के बाद आफ्टर 2017, आफ्टर 2007 एक्सट्रीमली सॉरी, क्या आपको एक ही शीट देखने के लिए मिलती है, सिंगल शीट ना। शीट जो है वो आपको एक ही देखने के लिए मिलेगी, सिंगल शीट देखने के लिए मिलती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, 2007 से पहले और 2007 के बाद। ठीक है, ये क्या होता है आपके 2010 के बाद आप कह लो, क्योंकि 2007 के बाद 2010 आया है, तो 2010 में आपको सिंगल शीट ही मिली है, आप इसको बढ़ा सकते हो। तो मैम अब हम कितना बढ़ा सकते हैं, सवाल ये आता है कि जितनी भी आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, डिपेंड शीट्स का नंबर उसी पे ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका लैपटॉप है 256 GB का, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि 256 GB के हिसाब से अपनी शीट्स को मेंटेन कर लेगा एक ही फाइल में। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर स्कूल का रिजल्ट निकाल रहे हो पूरे स्कूल का, तो आप क्या करोगे, एक ही एक्सेल पर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4, 5 अप टू 12 तक लेके चले गए, तो आप शीट्स जो ऐड कर सकते हो वो 256 के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, अधिकतम नंबर आपकी हमेशा कंप्यूटर की मेमोरी पर डिपेंड करता है। आप पूछोगे कि मैम मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स जो है, अब जो लेटेस्ट एडिशंस आ रहे हैं, फुल्ली डिपेंड्स अपॉन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो भी
मेमोरी होगी उसी पर क्या करेगा, निर्भर करेगा आपका शीट्स का नंबर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स इज फुली डिपेंड अपॉन द मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर की जितनी मेमोरी है, अब जो MS एक्सेल के आपके नए नए क्या आ रहे हैं 2007 के बाद, और आप कह सकते हो 10, क्योंकि 2007 के बाद जो आया है 2010 ही आया है, तो उसके बाद आपको जो शीट्स के नंबर हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी पर ही डिपेंड होते दिखाई देते हैं भाई। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि एक्सेल को आप क्या करते हो, एक्सेल की किसी भी सेल को 2 भागों में विभाजित करते हो। एक्सेल के किसी भी सेल को 2 भागों में विभाजित करा जाए और तोड़ा जाए तो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा स्प्लिट। क्या कहलाएगा, स्प्लिट। स्प्लिट कहलाता है। ठीक है, और यही एक्सेल में किसी 2 सेल्स को आपस में जोड़ने को सेल मर्ज कहा जाता है। क्लियर है गाइस? जो मैंने पीछे बताया वही मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया है भाई। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद अब समझना, जैसे आप एक्सेल की शीट में वर्क करते हो, ठीक है, जैसे आप एक्सेल की शीट में वर्क करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई अल्फ़ाबेट या फिर जब भी आप कोई नंबर को शो करोगे, जब भी आप इसमें कोई नंबर एंटर करोगे, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, नंबर एंटर करोगे तो क्या आपको दिखाई देगा, और जब आप अल्फ़ाबेट एंटर करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा। ठीक है, जब आपने नंबर डालना है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ आते हैं एक्सेल की शीट पर, यहाँ पे मैंने इसको करा डिलीट। ठीक है, मैं क्या डाल रही हूँ, मैं यहाँ पे एक नंबर डाल रही हूँ, मैं जूम करती हूँ ताकि आपको समझ भी आए। ठीक है, ये फुल हो रखा है, फुल ही हो रखा है आई गेस। एक मिनट रुको, नहीं लेने दो स्लाइड को ताकि अच्छे से दिखे, वो बहुत ज़्यादा हो रखी है। ठीक है, अब मैं इसको जूम कर रही हूँ गाइस। ठीक है, ठीक है, अब ए के अंदर यानी कि A1 के अंदर मैं कुछ एंटर करवा रही हूँ नंबर, आप बताना लेफ्ट आएगा या फिर राइट आएगा। चलो ये बताओ, ए में क्या आया, A1 सेल के एड्रेस में क्या आया, लेफ्ट की तरफ आया ना 1, यानी कि जब भी न्यूमेरिक डेटा में एंटर करवाऊंगी कहीं भी, ठीक है, न्यूमेरिक डेटा, तो वो कहाँ आएगा, वो आएगा लेफ्ट की साइड में। कहाँ आएगा, वो आएगा हमेशा लेफ्ट की साइड में। ठीक है, लेफ्ट है राइट है, एक सेकंड रुको, अच्छा ओके 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 ओके, एक मिनट, क्या है भाई, लेफ्ट तो ऐड हो रहा था, शो एंटर देने के बाद क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो जब मैंने एंटर करवाया तो क्या आया, लेफ्ट की साइड में तो दिखाई दे रहा है, बट जब मैं इसे छोड़ूंगी तो ये राइट की साइड में अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी मैं कोई भी नंबर XYZ कोई भी नंबर एंटर करवा रही हूँ तो आप उसका प्लेस देखते जाओ कि कहाँ आ रहा है, किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट और राइट। बताओ नंबर कहाँ आ रहा है भाई, लेफ्ट में आ रहा है राइट में आ रहा है, बताइएगा। और यहीं में अगर अल्फ़ाबेट को
प्लेस करवाऊंगी तो कहाँ आएगा ये देखो। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, अल्फ़ाबेट को प्लेस करवाना चाह रही हूँ, तो आर। अब देखो मैं दूसरी तरफ आई, देखो आप खुद डिफरेंस देखोगे। जब मैंने क्या करा, जब मैंने प्लेस करवाए अल्फ़ाबेट, तो ये अपने आप राइट अलाइंड हो गए हैं, अपने आप। ये हो गया लेफ्ट पोर्शन, ये हो गया राइट पोर्शन। तो ये नंबर वाली चीज़ तो अपने आप राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है ना। देख लो कोई भी सेल उठा के, ये राइट में है, ये भी आपका राइट में है, ये भी राइट में है, ये भी राइट में है, ठीक है। चलो अब अगर मैं कहाँ चलूँ जहाँ मैंने अल्फ़ाबेट डाले हैं, तो ये देखो किधर है, आप खुद बताओगे मैम ये आप लोगों का लेफ़्ट में है, ये भी लेफ़्ट साइड में है। और भी कहीं एंटर करवाना चाहूँ तो आपको दिखाई देगा अल्फ़ाबेट हमेशा लेफ़्ट में। तो आपने ये बात समझी कि जब भी हम लोग क्या करवाते हैं, नंबर को ऐड करवाते हैं शीट में, तो वो क्या शो होता है, नंबर वाली वैल्यू हमेशा राइट में प्लेस होती है। कहाँ होती है, राइट में। जैसे कि 3 4 90 74 लिख देते हैं, 81 लिख देते हैं, आपने लिखा 33, ठीक है, 72, आपने लिखा 100, तो हमेशा ये राइट को ही अलाइंड होगा। बट अगर जब अल्फ़ाबेट को मैं एंटर करूँगी तो अल्फ़ाबेट क्या होगा, हमेशा लेफ़्ट को अलाइंड होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा ABC, मैंने लिखा XYZ, मैंने लिखा क्या लिखना चाहा मैंने, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा Z, मैंने लिखा MNOP, तो ये हमेशा लेफ़्ट को आएगा। क्लियर हुआ आपको। तो MS एक्सेल में यदि किसी न्यूमरिक डेटा को ऐड करवाया जाए, किसको, न्यूमरिक डेटा को ऐड किया जाए, तो हमेशा क्या होगा, वे राइट की तरफ अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं अगर मैं कोई अल्फ़ाबेट क्या करना चाहूँ, डेटा एंटर करवाना चाहूँ, तो वे क्या होगा, तो वे हमेशा लेफ़्ट की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट रूप से अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये अपने आप है, इसको आप नहीं करोगे, ये अपने आप होगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अभी क्या होती है और चीज़ें, हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करी है। अब MS एक्सेल में अगर आप किसी सेल पर कार्य कर रहे हो तो वो करंट वर्किंग सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, करंट वर्किंग सेल या फिर एक्टिव सेल। तो लिखना MS एक्सेल में MS एक्सेल में यदि किसी सेल पर कार्य किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आप सभी का एक्टिव सेल। क्या कहलाएगा जी, एक्टिव सेल कहलाएगा, या फिर आपकी वर्किंग सेल आप लोग कह सकते हो, वर्किंग सेल कहलाएगा, ठीक है। क्लियर आप सभी को, ठीक। अब अगर हम बात करें, जब हम बात करते हैं 2000 MS एक्सेल 2010 की, है ना, MS एक्सेल 2010 की बात करें तो पहली रो जो फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट रो क्या कहलाएगी, इसका जो एड्रेस होगा वो कहलाएगा 1, क्या कहलाएगा 1। और जो लास्ट रो होगी वो क्या कहलाएगी, 10 लाख से भी ज़्यादा रो आप एक शीट के अंदर देख सकते हो, 10 लाख या फिर 10,48,576।
तो लिखना 10,48,576 रो वे कहलाएगी, अंतिम रो। ठीक है, यानी कि आप यहाँ तक रो पे जा सकते हो। यही हम बात करें किसकी, 2010 के बाद, और 2010 के बाद जो फर्स्ट कॉलम कहलाएगा वो क्या होगा, वो आप लोगों का चलता ही नहीं हो ये। ठीक है, 2010 के बाद और 2010 में आप ये कह सकते हो जो आपका इन MS एक्सेल या फिर इन MS एक्सेल 2010 जो आपका फर्स्ट कॉलम होगा वो क्या कहलाएगा, वो आप लोगों का हमेशा A कहलाएगा। और जो अंतिम यानी कि लास्ट आप लोगों का कॉलम होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उसका एड्रेस होगा आप लोगों का XFD, XFD कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, अगर नंबर में करेंगे तो 16,000 से भी ज़्यादा, यानी कि 16,384 हमारे पास कुल कॉलम आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? देखो क्या बताना चाह रही हूँ, अगर हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं, इसको भी नया लेते हैं, हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट वाला आपका रो है ये कहलाएगा 1। यहाँ देखो, इसको जूम करना पड़ेगा फिर से, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला कहलाएगा वो कहलाएगा 1। ठीक है, पहला वाला रो। और जो हम बिल्कुल अंतिम पे चल दिए, जो हम बिल्कुल अंतिम पे चल दिए हैं, तो अंतिम क्या कहलाएगा, अंतिम जो एड्रेस होगा वो कहलाएगा मेरे पास, जो आपको दिख भी नहीं रहा शायद से अब, है ना, तो अंतिम जो होगा वो 10 लाख से भी ज़्यादा का कहलाएगा। ठीक है, यहाँ देखो हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगी रो। ऐसे लगा लो कि 10 लाख से ज़्यादा रो मेरे पास आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको चलती दिखाई दे रही हो तो ऐसे ही क्या है गाइज, ये आप सभी की रो और कॉलम डिफाइंड करी गई है। ठीक है, अब मैं इसको जितना लेके जाऊंगी उतना चलता जाएगा, क्योंकि 10 लाख तक का नंबर एक बहुत बड़ा नंबर जो है वह होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैं इसको आगे लेती जाऊंगी। समझ पाए? हाँ और ना में बताना प्लीज़, बताइएगा हाँ और ना में। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शीट 1 है, दोबारा जोड़ दी शीट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितनी मेरी मन करेगी ना, जितनी मेरी इसके बोर्ड की मेमोरी है वहाँ तक ले जाएगा। देखो अभी तक ये 36 शीट ले गया है, देखिए कहाँ तक लेके जा सकता है, बहुत सारी ले जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते इतनी ले जाएगा ये। 100 तो है ही मिनिमम, आप ये कह लो 100 तक तो हम पहुँच ही गए। देखो 100 तक ले गया, 100 से भी ऊपर ले जाने की कोशिश में। अब देखो 116 होगी, तो इसे हम बढ़ा सकते हैं। एक बार यस और नो में आंसर बताएंगा इस, बताइएगा। ठीक है, चलो आगे चलें, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। अब मैम हमने तो यहाँ पे सिंपल एक रो और कॉलम को समझा, अगर हम सेल को समझे तो पहला जो सेल होगा वो क्या कहलाएगा, सोच के देखो, A1 कहलाएगा। पहला जो सेल होगा वो क्या कहलाएगा, अगर मैं सेल को डिफाइन करूँ A1, क्योंकि रो और कॉलम से मिलकर ही बनेगा मेरे पास, तो A1 कहलाएगा। और अगर मैं क्या करती हूँ, लास्ट सेल को समझती हूँ, तो पहले अल्फ़ाबेट आता है XFD
और ये नंबर लिख दूंगी 1048576, तो मेरे पास ये सेल का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, सेल का, और ये 2010 के बाद का ही है। ठीक है, ये पहली सेल का एड्रेस है, ये अंतिम सेल का एड्रेस है। क्लियर हुआ? पहले मैंने सिंगल सिंगल इसलिए बताया ताकि आप इसको समझ सको, समझ जाओगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है गाइस, ओके, ठीक। अच्छा, अब हमें ये समझना है कि आप एक समय में एक सेल में कितने अक्षरों को डाल सकते हो। मैम हमारे पास ये सेल है और मैं इसके अंदर पता नहीं क्या क्या लिख सकता हूँ, तो कहाँ तक कोई लेंथ तो होगी एक सेल में, मैं इतने वर्ड्स को इतने अक्षरों को डाल सकती हूँ, तो कितनी लेंथ होगी, कितने अक्षर डाल सकती हूँ, तो 31 कैरेक्टर डाल सकती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सेल है और इस सेल के अंदर मैं क्या डाल सकती हूँ, 31 कैरेक्टर डाल सकती हूँ। देखें जरा डाल के 31 आते हैं कि और ज़्यादा आते हैं। 1 2 3 4 5 6 चल क्यों नहीं रही है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 31, अब हुए 31। देखो ऊपर नहीं जा, अरे जा रहे भाई, मैक्सिमम तो 31 ही डाल सकते हैं, ये कैसे हो रहा है, ये तो और ऊपर ले रहा है 31 से। तो वैसे जो आपके क्या है करेक्टर्स हैं, तो आप 31 करेक्टर ही इसके अंदर डाल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं भाई, ये तो मेमोरी पे डिपेंड भी नहीं करते। तो 31 करेक्टर्स इसके अंदर आप लोग अक्षर जो है वो डाल सकते हो, ऊपर ही जा रहे हैं वैसे तो ये, अब ये नहीं पता कि क्यों ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो 31 करेक्टर्स, या फिर ये भी मेमोरी पर ही डिपेंड करता होगा, इस वजह से ये ज़्यादा ले रहा है। तो एक सेल में, या फिर अरे सॉरी, अगर हम समझे एक्सेल की शीट का नाम, मैं क्या बताने लगी, एक्सेल की जो शीट का नाम है ना, ये वाली शीट का नाम जो है अगर मैं बदलना चाहूँगी तो मैं 31 करेक्टर से ज़्यादा नहीं डाल सकती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हुए भाई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। देखो ये नहीं जा रहा 31 से अब, तो ये जो शीट का नाम है ना वो 31 करेक्टर, नहीं बसंत, हम शीट की बात कर रहे हैं, हम इसकी कॉलम की बात नहीं कर रहे, हम शीट के नाम की बात कर रहे हैं। ये जो है ना 31 करेक्टर से ऊपर नहीं जाएगा, इसकी बात है भाई, मैं कहूँ ऐसे कैसे, ठीक है 31 करेक्टर से ऊपर नहीं जाएगा अगर आप शीट का एड्रेस डालने लगे हैं। ठीक है, तो MS एक्सेल में एक शीट का नाम अधिकतम 31 अक्षरों का ही हो सकता है, इस चीज़ को लिखेंगे। MS एक्सेल में शीट का नाम मैक्सिमम 31 अक्षरों का और कैरेक्टर्स का हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जब भी आपको क्या करनी है, जब भी आपको सेल की रेंज को बताना है ना, सेल की रेंज को बताना है, तो रेंज आप लोग कॉलन से डिफाइन करते हो। किससे? आप लोग कॉलन का उपयोग करते हो, इसको बोला जाता है कॉलन। ठीक है, जैसे आपने A1 को कंपेयर किया E5 से, तो ये जो डिफाइन करेगा ये आपका कॉलन डिफाइन करता है, बताता है। जैसे कि मेरे पास ये शीट है, ठीक है, तो यहाँ पे A B C लिखा है, 1 2 3 4 5।
अब मैं शीट्स का डेटा लेकर तैयार करना चाह रही हूँ A1 से लेकर C5 तक का। ये पहला A1 कहलाएगा और ये वाला क्या कहलाएगा, C5 कहलाएगा। तो क्या है कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके लिख रही हूँ तो मैं कॉलन से डिफाइन करूँगी। किससे डिफाइन करूँगी जी, कॉलन से ही डिफाइन करूँगी। ठीक है, ठीक। अब सेल की रेंज कैसे कैसे हो सकती है इसको समझ लेते हैं। सेल की जो रेंज है, सेल की जो रेंज होती है गाइस, वो कैसे होती है। एक बारी हम क्या करेंगे, एक बारी हम इस शीट को बनाएंगे। ठीक है, A B C D एंड E। ठीक है, वो बड़ा सा रहने दो, कोई बात नहीं है। ठीक, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एड्रेस दिया A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पर D और यहाँ पर E। ठीक है, मैंने बोला 1 2 3 4 5। अब अगर मेरे को किसी भी सेल के बारे में बताना है ना, अगर मुझे किसी भी सेल के बारे में बताना होगा तो मैं कैसे बताऊंगी, मैं इस तरीके से भी बता सकती हूँ इस रेंज को लेकर। ठीक है, एक बारी मैं ऐसे भी रेंज ले सकती हूँ, देखना ध्यान से, समझ में आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, एक बारी मैं इस तरीके का एड्रेस ले सकती हूँ, यानी कि मैंने जो लिया है वो A1 से लेकर A5 तक का एड्रेस लिया है। यानी कि मैं रेंज डिफाइन करने लगी तो मैं A1 से A5 भी लिख सकती हूँ, इस तरीके से भी ले सकती हूँ। दूसरा, मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ A1 से लेकर A5 तक में भी, ऐसे भी ले सकती हूँ ना, डेटा में ऐड करना चाहूँगी तो A5 तक भी ले सकती हूँ। तो दूसरा एड्रेस मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, A1 से E1 तक का, A1 से A1 से लेकर E5 तक का डेटा ले सकती हूँ, ले सकती हूँ। एक होगा मैं एंटायर शीट का ले लूँ। किसका ले लूँ जी, मैं एंटायर शीट का ले लूँ, यानी कि मैं चली हूँ यहाँ से एड्रेस लेना A1 से लेकर यहाँ अंतिम तक, यानी कि मैंने पूरी शीट का एक तरीके से डेटा यहाँ पर लेने की कोशिश कर दी है। ठीक है, एक मैं ले सकती हूँ A1 से E5 तक का डेटा। बोलो किसी को दिक्कत? तो 3 तरीके से सेल की जो रेंज है मैं डिफाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, 3 तरीके से मैं सेल की रेंज को डिफाइन कर सकती हूँ। बोलो आया समझ में? एक A1 से लेकर A5 है, एक A1 से लेकर E5 है, सॉरी E1 है, एक A1 से लेकर E5 हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? बोलो। अब MS एक्सेल में जब भी आप काम करते हो तो मैम आप फॉर्मूला लगाते हो फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला जो आप लोग लगाते हो तो उसको लिखने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले यू हैव टू सिलेक्ट द सेल। सबसे पहले आपको एक सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें भी आपने काम करना है, और अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हो तो उसके पहले इक्वल टू का साइन लगाओगे। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाओगे। उसके बाद अब आप जमा करना चाहते हो, घटा करना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि अगर मैं ऐड करना चाहती हूँ तो मैं सम लिखूंगी और उसके बाद ही मैं रेंज लिखूंगी। तो इसको एंटर करने के लिए, यानी कि अगर आप MS एक्सेल में फंक्शन को लिखना चाहते हैं, इफ MS एक्सेल में फंक्शन को लिखना चाहते हैं, फंक्शन को लिखना चाहते हैं तो मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट मुझे
सिलेक्ट करना होगा सेल को, ठीक है। फिर सिलेक्टेड सेल पर मुझे इक्वल टू का साइन लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू के बाद मुझे फॉर्मूला एंटर करना होगा, है ना। क्या करना होगा भाई, फॉर्मूला एंटर करना होगा, ठीक। फॉर्मूला यानी कि फंक्शन को एंटर, यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे फंक्शन बोलेंगे इसको, फंक्शन, फंक्शन को एंटर करना होगा, ठीक है। फंक्शन एंटर करने के बाद मुझे वैल्यूज यानी कि फंक्शन के लिए वैल्यू डालनी पड़ेगी। देखो जैसे हम लोग छोटे में p इंटू आर इंटू टी आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, बट इसमें हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं फंक्शन। क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं फंक्शन कह रहे हैं। और फंक्शन के बाद मुझे प्रिंसिपल की वैल्यू अलग, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू अलग और टाइम की वैल्यू अलग डालनी पड़ेगी ना। तो अब क्या करूंगी मैं, इसके अंदर सेल में वैल्यूज को एंटर करूंगी। बोलो आया समझ में। और वैल्यूज एंटर होंगी तो सेल की रेंज भी एंटर होगी विद सेल रेंज, क्योंकि अब वैल्यूज जो डल रही हैं वो सेल की रेंज के अकॉर्डिंग ही डलेंगी। बोलो यहां तक समझ में आया, बताओ। फंक्शन को आप लोग प्री डिफाइंड क्या कह सकते हो भाई, प्री डिफाइंड फॉर्मूला कहते हो, है ना। क्या कहते हो, फंक्शन को आप लोग प्री डिफाइंड, फंक्शन को प्री डिफाइंड फॉर्मूला कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब आप मैथ्स के सवाल करते हो तो आपको पता है मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर मुझे प्रिंसिपल की, रेट की और टाइम पीरियड की वैल्यूज़ भी चाहिए। जो वैल्यूज़ चाहिए होंगी, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही चीज़ें क्या होंगी, फुलफिल होंगी। क्लियर आप सभी को, यहाँ तक बताइएगा, बताइएगा। अब फंक्शन कैसे कैसे होते हैं उनको समझ लेते हैं, फंक्शन के प्रकारों को। देखो आप लोग मुझे बताते नहीं हो कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, तो मैं आगे लेके चलूंगी और फिर आपको समझ में नहीं आया तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी बिल्कुल भी, ठीक है। एक होते हैं आपके अर्थमेटिक, है ना। कौन से होते हैं भाई, अगर हम बात करें अर्थमेटिक फंक्शन होते हैं जिसमें आप लोग मैथ्स के कैलकुलेशंस को करते हो। एक होते हैं टेक्स्ट फंक्शन, कौन से होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। यहाँ से हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। एक होते हैं लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शंस जो है वे कहलाते हैं आपके तार्किक वाले। और उसके बाद अगर हम बात करें डेटा एंड टाइम, डेट और टाइम, डेटा नहीं, डेट एंड टाइम वाले फंक्शन, तो हमें इसे सॉल्व करना है सभी के सभी को, ठीक है। तो ये हम जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक में आ जाएंगे आप लोगों के, सम आप लोग करते हो, ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, ये वाले फंक्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले हमें अर्थमेटिक में भी बहुत सारी चीज़ें समझनी है, एक एक करके हम हर एक फंक्शन को समझेंगे। इट विल टेक 2 क्लासेस मोर, ठीक है। और उसके बाद एक्सेल कंप्लीट होगा। एक्सेल का बेसिक मैंने आज आपको बता दिया और यहाँ से जितने भी सवाल मैंने बताए हैं सभी के सभी आते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेल एंड कॉलम इज नोन, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। सेल के साथ अगर हम बात करें तो क्या होता है, सबसे छोटी इकाई हमारी कहलाती है ना, सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई सेल, उसके बाद वर्कशीट, उसके बाद बुक जो है वे बनती है। रोज को अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल होती है और ये टपल कहलाती है, और अगर हम कॉलम को देखें तो वर्टिकल होते हैं, ये हमारे पास एट्रीब्यूट कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम समझे 2007 से पहले तो हमारे पास 3 शीट हुआ करती थी, बट 2007 के बाद आप इसको कहो सीधा 2010 में आपके पास क्या आया, आपके पास सिंगल ही शीट आई है। जितनी आप ऐड करना चाहते हो मैक्सिमम आप कर सकते हो, वो कंप्यूटर की मेमोरी पे डिफाइंड करता है।
अगर आप क्या करते हो, किसी दो सेल्स को आपस में, किसी एक सेल को आपस में तोड़ देते हो, दो में डिवाइड कर देते हो, दैट इज नोन एज स्प्लिट। और अगर आप किसी दो सेल्स को आपस में मिला देते हो तो वो कहलाएगा मर्ज। एक सेल को दो में विभाजित करना स्प्लिट, दो सेल को आपस में जोड़ना मर्ज कहलाता है। ठीक है, अब जब भी कभी आप अल्फ़ाबेट एंटर करवाते हो अपने एक्सेल के अंदर तो वो लेफ्ट की तरफ अलाइंड होता है, ये आपका लेफ्ट है। और अगर हम बात करें नंबर तो आपका राइट की तरफ जो है वे अलाइंड होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसे आप नहीं बदल सकते हो। ठीक, अच्छा, इसके साथ हमने जाना कि 2010 में जो पहली फर्स्ट सेल होगा, रो होगा, उसको 1 बोलोगे और जो फर्स्ट कॉलम होगा उसे आप ए कहोगे। ठीक, लास्ट वाला होगा तो 10,48,576 रो। और यहीं अगर हम कॉलम की बात करें XFD, हमारे पास अंतिम कॉलम जो है वो आ जाता है। सेल को समझे तो A1 और लास्ट सेल को समझे तो XFD 10,48,576 हमारे पास अंतिम सेल आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें किसी सेल की रेंज को डिफाइन करना है तो कॉलम का उपयोग करा जाता है। और जब हम लोग सेल की बात करते हैं रेंज को तो हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक नॉर्मली हमने पूरा का पूरा कॉलम उठा लिया है, एक हमने क्या उठा लिया, रो को उठा लिया, और एक हमने एंटायर शीट के एड्रेस को लेना शुरू कर दिया है। बट इसमें जब भी हम फंक्शन ऐड करते हैं तो हमारे को सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाना होता है, उसके बाद फंक्शन को एंटर करवाना होता है, कहने का मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद हमें सेल की वैल्यूज़ को एंटर करवाना होता है विद इन अ रेंज, और फंक्शन को ही हम प्री डिफाइंड फॉर्मूला कहते हैं। फंक्शन चार प्रकार के होते हैं जो आप अर्थमेटिक, टेक्स्ट फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन और डेट एंड टाइम। कल मैं अर्थमेटिक करवाऊंगी और अर्थमेटिक कल ही हो जाएगा, बहुत सिंपल है, हो सकता है हम टेक्स्ट फंक्शन पर कल पहुंच जाए। ठीक है, किसी को कहीं दिक्कत हो तो पूछो, पूछेगा इस अगर कहीं भी दिक्कत है तो। ठीक है, ओके जी, राधे राधे। ठीक, मिलते हैं आप सभी से कल फिर, अभी के लिए शुक्रिया।